स्वागत है आपका विशाल शिवरे जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। अभी बीच में 2-3 दिन से मेरी और आपकी मुलाकात नहीं हुई और उसकी वजह से नई परख के दर्शक भी आपकी बातें और आपका विश्लेषण सुनने से वंचित रह गए। लेकिन इस बीच में ट्रम्प साहब ने कमाल कर दिया। उन्होंने शांति वार्ता के बीच में ही ईरान के ऊपर हमला भी बोल दिया, बदले में ईरान ने बहरीन में अमेरिकी अड्डों पे अटैक कर दिया और एक बार ऊपरी तौर पे तो यही लगता है कि शांति वार्ता ठीक चलते-चलते बीच-बीच में खटाई में पड़ जाती है और इस बार कुछ ज़्यादा खटाई में पड़ गई। आपका क्या ख़्याल है? नमस्कार भाई जी। अभय जी ये सब बातें अपन पास्ट में कर चुके हैं और मैंने आपको कहा भी था कि ट्रम्प साहब ऐसा करेंगे। हुँ, शायद आपको ध्यान हो। हुँ, तो अभय जी इसमें कुछ अद्भुत नहीं है। हुँ, लेकिन अपन इसके अंदर जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और क्यों? जी। तो अभय जी स्विट्ज़रलैंड में शांति वार्ता के प्रस्ताव एमओयू पे साइन हुए हुँ, और उसके बाद सब अपने-अपने घर गए। हुँ, तो घर जाके लोगों ने असेसमेंट किया कि हमें क्या मिला? हुँ, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का उस वक़्त केवल ध्येय इस बात पे था कैसे भी करके शांति वार्ता पे साइन हो जाए। हुँ, और रिकॉर्ड के लिए मैं बता दूँ दर्शकों को हुँ, कि शांति वार्ता पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब स्विट्ज़रलैंड की सिग्नेचर और वार्ता से पहले वो साइन कर चुके थे। हुँ, हुँ, वो उसको फ्रांस में ही साइन कर चुके थे। हुँ, तो जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब घर गए और डोनाल्ड ट्रम्प साहब का मेन उद्देश्य उस वक़्त केवल और केवल एक ही था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाना। हुँ, ये लड़ाई अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए की गई थी। हुँ, ये लड़ाई लड़ने के लिए, जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं की गई थी। ये असली ध्येय इसके अंदर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाना, रिसेशन से बचाना और अमेरिकी पेट्रो डॉलर को बचाना। हुँ, साथ में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाना और पेट्रो डॉलर को बचाने का एक इंटेंशन और एक एम ये भी निकल के आता है कि चाइना को पीछे छोड़ना। हुँ, जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब घर गए, व्हाइट हाउस में बैठे, उनके सारे मंत्री बैठे, तो उनको समझ में आया कि हमें इसमें कुछ नहीं मिला। हुँ, इसके अंदर हमने ईरान के हाथ में जीत थमा दी। हुँ, और जो हमारे ध्येय थे अभी हाल-फिलहाल का कि इकोनॉमी बचा लें, इकोनॉमी को तो हम बचा ले गए थोड़े हुँ, दिन के लिए। जी, लेकिन ना चीन हारा, ना ईरान हारा और हमारी जो ग्लोबल हेजेमनी है वो भी खत्म हो गई। हुँ, ठीक है, कोई बात नहीं, उस बात को लेके वो अफ़सोस मना रहे थे, बात भी थी। उसके बाद रूबियो साहब मिडल ईस्ट के सारे दोस्तों के पास पहुँचे, हुँ, जहाँ पे अमेरिकी बेस थे। हुँ, क्योंकि सारे के सारे अब अमेरिकी बेस वाले दोस्त वो अपना रीअलाइनमेंट कर रहे हैं पूरी खाड़ी की राजनीति को लेके, वहाँ की सुरक्षा को देख लेके और हुँ, विश्व राजनीति को लेके। हुँ, इस बीच जब ये मीटिंग चल रही थी, हो रहा था सब अपनी-अपनी इंटरप्रिटेशन के बाद अब 60 दिन का नेगोशिएशन पीरियड चालू हो गया है। हुँ, मीटिंग्स बैठी हुई हैं, कमिटीज़ बैठी हुई हैं बात नेगोशिएट करने के लिए। हुँ, इस बीच में अभय जी एक हुँ, बहुत ही जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा फूलिश वायलेशन। हुँ, तो फूलिश वायलेशन तो हुआ, लेकिन हुँ, वो ईरान की तरफ से नहीं हुआ, वो अमेरिका की तरफ से हुआ और हुँ, अमेरिका के देख-रेख में हुआ। हुँ, और मैं आपको और आपके दर्शकों को बताता हूँ वो क्या था। हुँ, अबे जी, ईरान ने बहुत ही क्लियर कर दिया था कि हम 60 दिन तक कोई पैसे वसूल नहीं करेंगे किसी तरह के। हुँ, हॉर्मूज़ को हम खोल देंगे। हुँ, हॉर्मूज़ में जहाज जाएँगे, आएँगे, हुँ, लेकिन हमारी अथॉरिटी और इंस्ट्रक्शन में जाएँगे। हुँ, उन्होंने कहा ठीक है, हॉर्मूज़ की ज़िम्मेदारी अब ईरान ने अपने हाथ में ले ली है। हुँ, और हॉर्मूज़ अमेरिका को उन्होंने दुनिया को ये बता दिया है कि हम इसको चलाएँगे, हम जैसे कहेंगे वैसे चलेगा। हुँ, ठीक। जहाज आ रहे थे, जा रहे थे। हुँ। आईएमओ करके एक संस्था है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हाँ। आईएमओ ने एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट टाइप की मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, बट वो मेनली शैडो अमेरिका के तहत ही काम करती है। उन लोगों ने एक नया सरूफा निकाला हुँ, कि उनका कहना ये था कि नाविक 32,000 नाविक वहाँ फँसे हुए हैं। हुँ, हमें उन 32,000 नाविकों को निकालना है। हुँ, ठीक है। उन्होंने उसको निकालने के बहाने पे ईरान ने जो डेज़िग्नेटेड पाथ बताए हुए थे जहाज़ों को जाने का और आने के लिए, हुँ, उसके अलग एक पाथ डिस्कवर करके और हुँ, चुपके से वो 4 जहाज़ निकालने का प्लान बनाया। अच्छा। ओमान की खाड़ी से केवल 1 डेढ़ मील दूर धीरे से साइड से निकाल के कि हम आईएमओ के तहत में निकाल रहे हैं और ऐसा-वैसा। हुँ, तो यूके आईएमओ भी है एक,
यूनाइटेड किंगडम का। United Kingdom was a big navy once upon a time and they had a big this thing and they have maintained, उन्होंने सब मेंटेन करके रखा हुआ है अपना सिस्टम वगैरह। तो यूके मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अलग निकाल रही थी जहाजों को ईरान के अंडर में। आईएमओ ने अलग से पतला रास्ता निकाल के वो जहाजों को आगे ले गए। ईरान ने उन पर वार्निंग इशू करी कि आप जो डेजिग्नेटेड पाथ है, जो हमें निकालने में आपकी दिक्कत नहीं, हम पैसे भी नहीं ले रहे, हम कुछ भी नहीं ले रहे, आप क्यों नाटक कर रहे हैं, तो हमारा पाथ है, आप उससे निकलिए। इस वार्निंग को सुन के काफी सारे जहाज तो वापस आ गए। वो 4 जहाज जो थे वो वापस नहीं आए। ईरान ने उनको बहुत समझाया, बहुत वार्निंग इशू करी, वो माने नहीं। ईरान ने आखिरी में जाकर उनको ड्रोन हमला कर दिया और एक जहाज काफी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अमेरिका ने इस बात को बहुत ही, अमेरिका को लगा कि ये तो हम जो रास्ता निकाल रहे थे, हम जो काम कर रहे थे, हम जो हॉर्मुज की खाड़ी में अपनी एक पतली रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो चल नहीं पाएगा, ये तो ईरान ही चलाएगा इसका मतलब। इस बात से क्षति होकर गुस्सा होकर, और डोनाल्ड साहब पहले ही समझ रहे थे कि हम दुनिया तो हार ही चुके हैं, लड़ाई भी हार चुके हैं, चाइना भी हार चुके हैं, अब हॉर्मुज भी हार जाएंगे क्या। और वीकेंड का टाइम था, स्टॉक मार्केट बंद थे, लड़ाई अगर 2-4 मिसाइल फायर भी हो जाती तो स्टॉक मार्केट टूटने वाला नहीं है। तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए ईरान पर अटैक कर दिया। ईरान की आईआरजीसी ने बहुत ही क्लियर मैसेज दी। उन्होंने कहा कि हम इसका नपातुला जवाब देंगे, दिस विल बी आंसर्ड, दिस एडवेंचर ऑफ अमेरिका यूएसए विल बी आंसर्ड शॉर्टली। और वही हुआ। फिर एक जहाज ने ट्राई किया, पहला वाला जहाज था वो लवली जहाज था, सेकंड जहाज था कीकू जहाज था, उस पर भी अमेरिका ईरान ने अटैक किया। और चूंकि उससे पहले अमेरिका सेटकॉम के हिसाब से मिसाइल फायर कर चुका था काफी सारे आइलैंड्स पे, अमेरिका ईरान पे, तो आज ईरान ने उसका रिटेलिएट करते हुए बहरीन और बाकी सब खाड़ी देशों में जहां से अटैक लॉन्च हुआ था उन्हीं जगह और उन्हीं कंट्री पे ईरान ने अटैक किया। तो ये है वस्तुस्थिति अभय जी। बताएं। तो अब ये आपको क्या लगता है कि और फ्लेयर अप होगा, मतलब और ये फ्लेयर होगा, या अभी तुरंत अब इसके बाद में फिर से ठंडक हो जाएगी और शांति वार्ता फिर से जो स्विट्जरलैंड में हो रही है वो चलती रहेगी? अबे जी, आप जब शांति वार्ता हो रही थी तो मैंने आपको शायद एक बात बोली थी, आपको शायद ध्यान भी दिया था उस पर। अबे जी, ये शांति वार्ता में अमेरिका के पास एक चांस है दुनिया को कहने का, अपने आप को कहने का कि हमने विड्रॉ ये शांति वार्ता के सिद्धांतों के तहत किया है। ये बड़ा एक फेस सेविंग है अमेरिका के पास अवेलेबल। अगर अमेरिका इस फेस सेविंग को नहीं लेता है तो मैंने उस दिन भी कहा था आपसे, ये पिट के वापस जाएगा। अमेरिका खाड़ी से, मतलब उसको विड्रॉल की सुविधा नहीं मिलेगी, फिर तो बिल्कुल ठोकर खा के जाएगा वापस। अभय जी, आज बहरीन में जो हुआ है, बाकी और देशों में होने वाला है कल, ये सब मिला के उन बेसिस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब इनको अगर अपने उन बेसों की रिस्पेक्टफुल कंडीशन में या इस कंडीशन में रहेंगे वो इस्तेमाल कर सके भविष्य में, तो इस सिद्धांत और आगे जाके पीस डील को एक्सेप्ट करते हुए और बहुत ही सज्जनता भरे उससे आगे बढ़ना चाहिए और अपनी इज्जत बचा के रखना चाहिए, क्योंकि इज्जत ज्यादा बड़ी चीज है। ठीक बात है। अच्छा, अब एक हम लोग तो इस महीने के आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं और जुलाई का पहला हफ्ता जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए और मेरे ख्याल से सारी दुनिया की राजनीति के लिए, खासतौर से खाड़ी युद्ध के लिए, ये जो राजनीति चल रही है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। 250वां। हाँ, 250वां, 250वां स्वतंत्रता दिवस है 4 जुलाई। और 4 जुलाई को ही ईरान में ईरान के सर्वोच्च नेता, मौजूदा सर्वोच्च नेता के पिता, जो उस वक्त सर्वोच्च नेता थे, अली खामनेई साहब की अंत्येष्टि होगी 4 जुलाई को ही। और सारी दुनिया से वहां पर लोगों को बुलाया गया है, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ईरान के राष्ट्रपति ने निमंत्रण दिया है। पता नहीं मोदी साहब ने स्वीकार किया कि नहीं किया, अभी तक विदेश मंत्रालय ने कोई खबर भेजी नहीं है। मोदी साहब खुद जाएंगे या किसी अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे, ये भी अभी तक तय नहीं है। खैर, ये बात छोड़ दीजिए, अभी उनके पास समय है उस निमंत्रण का जवाब देने का। और मुझे लगता है कि 4 जुलाई को ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुनिया में बहुत से लोगों को आमंत्रित किया है अमेरिका में।
और वो एक बहुत बड़ा समारोह कर रहे हैं जो कि अभी भी चल ही रहा है बहुत पहले, और वो इस वक़्त बहुत मेज़बान की भूमिका निभा रहे हैं और उनकी इच्छा है कि ये समारोह बड़े भव्यतापूर्ण तरीके से हों, कोई किसी किस्म की गड़बड़ ना हो, अमेरिका में किसी किस्म का संतोष ना दिखाई पड़े, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाए। तो उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत दाँव पे लगी हुई है। तो 4 जुलाई कितनी महत्वपूर्ण हो गई है आप देखिए। ये मतलब ये एक ऐतिहासिक संयोग है। एक ऐसा संयोग है जिसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। आप इस संयोग और उससे उससे निकलने वाली जो कई लोगों के लिए जो मुश्किलें हैं और विश्व की राजनीति के लिए उसका क्या महत्व है मतलब, आप नई परख के दर्शकों के लिए ज़रा इस पे विस्तार से प्रकाश डालें। बिल्कुल अभय जी, आपने सही सवाल उठाया और मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपके सवाल जो होते हैं वो बहुत रिसर्च्ड और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग होते हैं। अभय जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ईरान ने 4 जुलाई की तारीख कोई षड्यंत्र या किसी अमेरिका को काउंटर करने के हिसाब से नहीं तो चूज़ किया। चिढ़ाने के लिए नहीं किया है। हाँ, इस तरह का कोई ईरान का प्रयोजन नहीं है। ये तारीख जो है अभय जी, इन स हमारी आपके एनालिसिस, किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति की डिसीज़न, इन सब के ऊपर एक ईश्वर का होता है और इतिहास इस बात का गवाह है कि ईश्वर ही डेटों को डिसाइड करता है। हुँ, और इस डेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये डेट आई है। जी। और उसके लिए आपको थोड़ा-सा ईरान के कल्चर को समझना पड़ेगा अभय जी। जी, जी, जी। अभय जी, ईरान में अभी जो महीना चल रहा है वो मुहर्रम का महीना है जी, जी। और मुहर्रम के महीना बड़े हुँ, शोक का महीना होता है जी। और उसका 1 महीना चलता है ये, हुँ, 5 30 दिन का महीना होता है और 5-5 दिन के स्लॉट में चलता है अभय जी ये। हुँ, अ, तो अभय जी जो 7-7 दिन के स्लॉट में चलता है अभय जी। हुँ, तो इनका जो पीक जो शौक होता है, जी। वो 15 दिन के करीब आता है, वो करीब वो वहाँ पे करीब 15 जुलाई से ये शुरू हुआ है हुँ, और 15 जुलाई से शुरू होके ये 30 दिन तक चलेगा अभय जी। हुँ, तो जो पीक होता है उसको असुरा बोलते हैं, असरा। जी, जी। असरा जो होता है वो 15वें दिन के आस-पास होता है। हाँ, हाँ, 15वें दिन के आस-पास होता है। जी। तो अभय जी पूरा देश जो है वो मेहदी साहब और जो उनके सुप्रीम जो अल्लाह है उनके उसमें दोख में रहता है। हुँ, हुँ, वहाँ से 15 दिन के बाद वो शोक जो होता है वो पीक डाउन करना चालू करता है। हुँ, तो 15 दिन 15 जुलाई से 15 जून से चालू होते हैं, वो करीब-करीब 30 जून को खत्म होते हैं। हुँ, 30 जून या जो भी इसका डेट है। हुँ, अब उसमें तो वो और अच्छा दूसरा भाई जी, ईरान नहीं चाहता था किसी तरह से ये खमेनी साहब की का फ्यूनरल हो। हुँ, वो तो उनकी इच्छा तो थी नहीं कि मारे, हुँ, भाई मारा अमेरिका ने, हुँ, तो अब फ्यूनरल तो करना ही पड़ेगा। तो हुँ, वो तो अब ईरान तो उनका फ्यूनरल फरवरी में एक्सपायर हुए तो मार्च में करना चाहता था। हुँ, लेकिन मार्च में ऐसी स्थिति नहीं थी, वॉर बहुत पीक पे था और वगैरह-वगैरह हुँ, संभव ही नहीं हो पा रहा था। हुँ, तो उन्होंने फिर बाद की डेट निकाली और फिर अब जो मुहर्रम का महीना आ गया और मुहर्रम के महीने में उनके पास केवल 10 दिन की विंडो थी इसको करने के लिए। हुँ, वो उम, 15 जुलाई के आस-पास मुहर्रम का महीना खत्म हो रहा है। हुँ, 5 दिन पहले उनको खत्म करना था प्रोग्राम, हुँ, 10 जुलाई हुँ, और उन्होंने उसको 5 दिन का इवेंट है अभय जी। तो उन्होंने उसको चालू करने के लिए 10 में 5 दिन और घटाएँगे आप तो वो 4 जुलाई का समय आ रहा है। हुँ, हुँ, तो ईरान ने इस देश तारीख का जो इनके परिवार ने जो भी किया होगा या उनके जो होंगे, हुँ, उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से किया है। इसका अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे या उनको खलल उससे कर कोई दे या ताल्लुक उनको ये सब कोई ताल्लुक नहीं है उसका। पहला तो ये है भाई जी। दूसरा भाई जी, ये चलेगा कैसे? 4 जुलाई से लेके 2 या 3 दिन तक तो मेरे ख्याल से ये तेहरान में होगा। हुँ, उसके बाद 2 दिन के लिए एक जगह है कोम करके, हुँ, वो अयतुल्लाह की सीट रही है वो। हाँ, अयतुल्लाह की जितने भी बड़े वहाँ के स्कॉलर होते हैं उनकी सीट है वो। हुँ, 2 दिन के लिए वो वहाँ पे रहेगा फेस्टिवल वो या ये वो फ्यूनरल। हुँ, उसके बाद अभय जी ये जाएगा इसके अंदर अब एक सिटी और जुड़ गई है इराक की। हुँ, मसद करके सिटी नहीं कोई सिटी है इराक की उसमें भी जाएगा 2 दिन के लिए हुँ, वो फ्यूनरल का प्रोसेशन।
लौट के आखिरी दिन जहां वो पैदा हुए थे, मसद करके जगह है, वो 10 जुलाई के आसपास वो आएगा। पहले 9 जुलाई थी, अब उसमें इराक जुड़ गया, तो वो 10 जुलाई को खत्म होगा। तो 4 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक का ये पूरा इवेंट है। अब इसके अंदर वर्ल्ड के नेता ऑब्वियसली आएंगे ही, वो देश के नेता थे। भारत में भी उसका सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अली खमेनी साहब खुद पर्सनली इंदिरा गांधी जी के फ्यूनरल में आए थे। हाँ 1985 में। और राजीव गांधी जी जब एक्सपायर हुए थे, तो उसके उस समय वहां पे जो रफसंजानी साहब राष्ट्रपति थे, शायद वो आए थे। तो अभय जी, भारत के ईरान से पुराने कल्चरल संबंध है, तो इनविटेशन देना तो बनता है। अब रही बात जाने नहीं जाने की, अभय जी, वो डिपेंड करता है वर्तमान सरकार की अपनी रणनीति और राजनीति पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, दुनिया के सारे देश आज की डेट में ईरान से अपना रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। पहले चाइना ने भी सोचा था कि ईरान 10 दिन में खत्म हो जाएगा, रशिया ने सोचा था, लेकिन चाइना और रशिया ने अपना रीअलाइनमेंट करा, और अब वो ईरान को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म बिजनेस और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रशिया ने S-22 और S-400 सप्लाई 27 के बाद सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है जी। इसका मतलब उनके एनालिसिस में 27 तक तो ये कंट्री चली रही है और पैसे भी वापस करेगी। So every country in the world is doing a reassessment of the Iran's capability and Iran's overall power. Entire Middle East is doing. आज मिडिल ईस्ट में हर कंट्री के पास एक ही सवाल है अमेरिकन राष्ट्रपति को लेके, कि भाई साहब, आप जहां पे आपने हमारे यहाँ मिलिट्री इंस्टॉलमेंट बनाए थे, आप हमारी सुरक्षा करने आए थे, आप हमारी सुरक्षा तो कर नहीं पाए, बल्कि हमें लौट के आपकी सुरक्षा करनी पड़ रही है, तो हमें आपकी जरूरत क्या है? सो वो सवाल भारत को भी पूछना चाहिए। भाई, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, हमारा 60% गैस वहां से आती है, काफी सारा ऑयल की सप्लाई मिडिल ईस्ट से होती है। तो भारत को अपने रणनीतिक और राजनीतिक चीजों को अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात है जी, अगर ईरान हाथ से निकल जाता है तो हमारा जो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे लीवरेज था, वो हम पूरी तरह से लूज कर जाएंगे। और पाकिस्तान अगर इस बात से निश्चित हो जाता है कि उसके वेस्टर्न बॉर्डर पे उसको कोई थ्रेट नहीं है, जो कि बहुत बड़ा एक अपन ने लीवरेज लेके रखा हुआ था हमेशा। जब भी कभी ऐसा हुआ, अपन ने ईरान को लीवरेज बनाते हुए पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे एक सिक्योरिटी बैलेंस किया। अगर वो बैलेंस पाकिस्तान के फेवर में टिल्ट हो जाता है, तो ये भारत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं, क्योंकि चाइना ऑलरेडी दिखा चुका है, अमेरिका दिखाई रहा है आज की डेट में वो किसके साथ खड़ा हुआ है, ईरान और चला गया। तो मुझे लगता है भारत को रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा लॉस है। भारत के पास एक रीअलाइनमेंट का समय है, और मोदी जी की रणनीतिकार इस सब बातों को जानते हैं, सब बातों को समझते होंगे डेफिनेटली, और उसको ध्यान में रखते हुए वो निर्णय लेंगे। अच्छा, लेकिन ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है जो आपने कहा है, इन सब बातों को देख के निर्णय लेना चाहिए। लेकिन हमारा पिछला अनुभव ये बताता है कि नरेंद्र मोदी के लिए दुनिया के सभी देशों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई देश है तो वो अमेरिका है, और सबसे महत्वपूर्ण कोई नेता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। और उस अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को है। आपने देखी होगी हॉलीवुड की एक बहुत ही बहुचर्चित फिल्म, जिसमें टॉम क्रूज हीरो थे, और उस फिल्म का शीर्षक था बॉर्न ऑन द 4th जुलाई। वहाँ वो वियतनाम युद्ध लड़के लौटे हुए एक फौजी का रोल किया था टॉम क्रूज ने, जो कि विकलांग हो चुका है और जो व्हील चेयर में बैठा हुआ है। उसकी फिल्म थी, बहुत ही एवोकेटिव वैसी फिल्म थी, बहुत ज्यादा। तो अभी मुझे नहीं पता है, अभी तक जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है कि क्या अमेरिका ने भारत में किनको बुलाया है और नरेंद्र मोदी को बुलाया है, नहीं बुलाया है। अभी तो ये बातें ये बताई जा रही हैं, रूबियो ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कब भारत आएंगे, इसकी चर्चा चल रही है मीडिया मंचों के ऊपर। लेकिन भारत से 4 जुलाई को कौन अमेरिका जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप ने किसको निमंत्रित किया है, ये खबर अभी तक नहीं आई है। अगर कहीं डोनाल्ड ट्रंप का निमंत्रण आ गया नरेंद्र मोदी के लिए 4 जुलाई को, तो नरेंद्र मोदी को ये तय करना पड़ेगा कि वो तेहरान जाएंगे या वाशिंगटन डीसी जाएंगे, ये उनको तय करना पड़ेगा। और तब वो निश्चित रूप से वाशिंगटन डीसी जाना पसंद करेंगे। तेहरान वो किसी अपने प्रतिनिधि को भेज देंगे, जिसका उतना ही स्वागत होगा वहां पर। जाहिर है कि वो प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि है, तो उसको वैसे ही
उसको उसका इस्तकबाल होगा, हाँ, और वहाँ पे मतलब वो खुद जाएँगे। तो ऐसा होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब पता नहीं निमंत्रण आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना जब राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली थी, तो उसमें तो नरेंद्र मोदी को उन्होंने निमंत्रित किया नहीं था। जी। अभय जी, हुँ। आपका असेसमेंट एकदम परफेक्ट है, लेकिन मैं उसको थोड़े से चेंज कर हुँ। देता हूँ। हाँ। अभय जी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब के लिए इस दुनिया में एक ही चीज़ सबसे प्यारी है, हुँ। और वो है खुद की इमेज। हुँ। उसके आगे और खुद का ईगो, हुँ। इमेज और दोनों साथ-साथ ही चलते हैं उनके। हुँ। उसके आगे कुछ भी नहीं है। और मेरा असेसमेंट है, वो इस कार्यक्रम में किसी को नहीं बुलाएँगे। अच्छा। खुद ही बैठेंगे वो। हुँ। अगर बुलाएँगे तो वो ऐसे लोगों को बुलाएँगे जो तलवे चाट सकें। हुँ। क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि कोई भारत के प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। हुँ। जब वो रैली विदेशों में करते हैं, अमेरिका में करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की रैली से ज़्यादा लोग आ जाते हैं। हुँ। तो वो ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि बुलाएँगे जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब के बगल से खड़े हो सकें। हुँ। वो डेफ़िनिटली ऐसे लोगों को बुलाएँगे जो तलवे चाट सकें, उनके पैरों के नीचे रह सकें और जो बिल्कुल नतमस्तक रहें। हुँ। सो पहला तो ये। दूसरा अभय जी, यही स्थिति हमारे भारत में भी है। हुँ। भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है खुद की इमेज। हुँ। उनके लिए अमेरिका भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हुँ। अमेरिका भी 2nd नंबर, 3rd नंबर पे, सब 3rd, 4th, 6th नंबर पे है। अपनी खुद की इमेज और वो है छवि हुँ। इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हुँ। आजकल का जो समय है वो सिद्धांतों और और रणनीति और विचारधाराओं से ऊपर उठ के अपनी हुँ। खुद व्यक्तित्ववादी राजनीति का समय है। हुँ। तो मुझे भी नहीं लग रहा अभय जी कि ये ऐसी स्थिति आएगी हुँ। कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब किसी को बुलाएँगे और ना हुँ। ऐसी स्थिति आएगी कि भारत से कोई जाएगा। हुँ। मेरा अच्छा। हस्बैंड तो पूरी तरह अलग है। नहीं, फिर तो नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता खुला है निर्णय लेने का कि वो तेहरान जाएँ, और जब अली ख़ामनेई साहब की हत्या हुई थी इज़राइली और अमेरिकी बमों से, उस वक़्त उनका जो रवैया था, एक तरह से उस रवैये में कुछ संशोधन भी हो जाएगा, उस रवैये में कुछ सुधार भी हो जाएगा, और वो उस वक़्त जो उन्होंने किया था, जो नहीं करना चाहिए था, शोक व्यक्त करना चाहिए था प्रधानमंत्री को। बाद में उसके बहुत दिन बाद फिर भारत के विदेश सचिव ने जाकर ईरानी दूतावास में शोक पुस्तिका में लिखा, लेकिन वो तो बहुत एक वो वैसी कार्रवाई नहीं थी जैसी कि भारत से ईरान अपेक्षा करता होगा या सारी दुनिया अपेक्षा करती थी। फिर तो नरेंद्र मोदी के लिए खुला है रास्ता कि वो वहाँ जाएँ, और अब तो ईरान के लिए तेल बेचने की भी सुविधा है, तो भारत बहुत बड़े पैमाने पर सस्ता तेल भी ईरान से खरीद सकता है। अभय जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं इसमें आपको 2-3 पहलू और बताता हूँ। जी। अभय जी, एक पैटर्न सा दिखता है। हुँ। हमारी ईरान से दूरियाँ बढ़ना, हुँ। ईरान के दुश्मनों से दोस्तियाँ बढ़ना, हुँ। इज़राइल, अमेरिका, एक पैटर्न सा है। हुँ। ईरान में जब अली ख़ामेनी साहब की हत्या हुई तो उसमें शोक व्यक्त नहीं करना। उसके बाद फिर एक कोर्स करेक्शन सा दिखता है हुँ। कि इस सेक्रेटरी साहब गए, जो भी सचिव साहब गए और उन्होंने हस्ताक्षर किए विक्रम और मिस्री, हाँ। हाँ, जो भी गए थे और उन्होंने किए और उसके एक कोर्स करेक्शन की झलक दिखती है। हुँ। लेकिन एक ब्रॉड पॉलिसी भी है। हुँ। ये कोई स्पोरेडिक और इस तरह के इवेंट नहीं है। ये पॉलिसी डिसीजंस हैं जो पहले से लेके रखे हुए थे। अब जो दिखेगा वो उस पॉलिसी डिसीजन का फाइनल स्टेज होगी। हुँ। हमें इसमें कयास लगाने की बजाय इंतजार करना चाहिए इस हुँ। पॉलिसी डिसीजन के होने का। हुँ। इस पॉलिसी ये फाइनल पॉलिसी डिसीजन होगा भारत का अपने पड़ोसियों को लेके। हुँ। हमारे आज की डेट में अपने सारे पड़ोसियों से झगड़े हैं। हुँ। नेपाल से लेके, भूटान से लेके, बांग्लादेश, सब, श्रीलंका और छोटे-मोटे आइलैंड भी आजकल हमको आके दिखाते हैं। ये जो सेकंड लेवल ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन होगा, ये सेकंड थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के पड़ोसियों के साथ अपना स्ट्रेटेजिक विजन होगा। हुँ। ये विजन भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से डिस्क्राइब और प्रिस्क्राइब करेगा। हुँ।
तो मुझे लगता है इसको उसमें देखना ज़्यादा सही रहेगा, रादर देन एक इवेंट कोई गया, नहीं गया, आया, गया नहीं, वो सब तो छोटी-मोटी चीज़ें हैं। ना तो ईरान के 5000 साल के संबंध इस बात से खराब हो जाएँगे कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए, हुँ। और ना भारत के संबंध ईरान से बहुत अच्छे हो जाएँगे इस बात को लेके कि मोदी जी आ गए। तो अब हम लोग अपनी चर्चा के आखिरी दौर में हैं। एक सवाल जो अक्सर मेरे मन में आता है और आपके साथ बातचीत में भी निकल के आता है बार-बार, पिछली बार मैं पूछ नहीं पाया था, मैं सोचता हूँ इस बार सही मौका है वो सवाल आपसे पूछने का। आप कह रहे हैं कि अ, सब लोग ईरान के साथ अपने संबंधों को रीअलाइन कर रहे हैं। मध्य पूर्व के देश भी कर रहे हैं और अमेरिका भी रीअलाइन करेगा। ये भी आपका कहना है, वो इज़राइल से उसकी दूरी बढ़ेगी और वो ईरान के नज़दीक जाएगा। क्योंकि इज़राइल पेट्रो डॉलर की सुरक्षा कर पाने में असमर्थ रहा है और ये अमेरिका की समझ में आ गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत ने जिसने ईरान से दूरी बनाई और इज़राइल के नज़दीक गया, अब क्या ऐसा होगा कि इज़राइल से दूरी होगी और ईरान के नज़दीक आएगा? अभय जी, मैं पहले जो बात चल रही थी उसमें लास्ट सेंटेंस यूज़ करता हूँ। अभय जी, भारत और ईरान के संबंध 5000 से ज़्यादा साल पुराने हैं। हुँ, इसके एविडेंस ऐतिहासिक उसमें भी मिलते हैं। अगर अपन हड़प्पा कल्चर को मान के चलें तो वो भी कहीं न कहीं ईरान से ही जुड़ी हुई थी। हुँ, हुँ, बहुत सारी और चीज़ें हैं, ईरान में भारत के सिक्के मिले हैं, भारत के राजाओं के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, काफ़ी सारे मंदिर जो हैं वो वहाँ पर हैं पुराने ज़माने के वगैरह-वगैरह। भारत गंगा के तट से जो गेहूँ उगता था या फसलें होती थीं, वो अफ़गानिस्तान के होके बिकने के लिए पर्शिया ही जाती थी। और उस समय भी जो सिल्क रूट का इस्तेमाल होता था, वो इसी रूट को कवर करने के लिए होता था अभय जी। तो ये अंतर नहीं पड़ने वाला 1 आध 2 या 10-20 साल की लड़ाई झगड़े, और इससे हुँ, दे आर नेचुरल रिलेशनशिप। अब रही बात अभय जी शिफ्टिंग, हुँ, वो एक इमीडिएट रिएक्शन है या इमीडिएट असेसमेंट है किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी एक स्थिति का या एक किसी सिचुएशन का या एक ज़रूरत का। वो भी चल रहा है। सारे देश रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, रीअसेसमेंट कर रहे हैं। भारत भी करेगा। मिस्त्री साहब को भेजने का और मिस्त्री जो भी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उनको भेजने का पर्पज़ ही ये था कि हम रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। हुँ, आगे भी जो होगा वो दिखेगा रीअलाइनमेंट क्या होगा। हुँ, अभय जी, लेकिन एक विदेश नीति का या भारत की कोई भी नीति, किसी भी नीति का एक बहुत बड़ा पहलू होता है, वो देश की जनता के हितों के लिए बनाई जाती है। हुँ, और भारत की सरकार की ये ज़िम्मेदारी है, हुँ, वो अपनी दोस्ती या दुश्मनी को लोगों को एक्सप्लेन करे हुँ, कि हम इज़राइल से दोस्ती क्यों कर रहे हैं और हम दुश्मनी क्यों कर रहे हैं, हुँ, या हमारी ईरान से दोस्ती क्यों नहीं। उस एक्सप्लेनेशन आने के बाद ही अपन ये बता सकते हैं कि आखिर दोस्ती क्यों है, दुश्मनी क्यों है, भारत आखिर इज़राइल से भारत को क्या और भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को ऐसा क्या मिल रहा है? देश को मिल रहा है क्या? ठीक, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है क्या? वो भी समझने वाली बात है। हमें देश की जनता को ये जानने का अधिकार है भाई जी, हुँ। कि आखिर विश्व की राजनीति में के रिलेशनशिप से आखिर हम दे ही रहे हैं कि ले भी रहे हैं कुछ? ठीक बात है। हम अमेरिका को कितना कुछ दे रहे हैं, टैरिफ में वो हमको गाली बक दे रहा है, हमारे लोगों को हथकड़ी पहना के निकाल के भेज दे रहा है। भई आखिर मुझे ऐसा लगता है हम देश की इंटरेस्ट में सारे रिलेशन होने चाहिए। हुँ, बेइज़्ज़ती करके आप क्या ले लेंगे? और वो हमारे दिन पे दिन बेइज़्ज़ती करते चले जा रहे हैं, और हुँ, हम भी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के प्रतिनिधि जाएँ, जनप्रतिनिधि जिनको हम इतना चुनते हैं, हमारे सरकार से प्रतिनिधि हैं, हम जनता इतने वोटों से जिनको चुनती है, और वहाँ जाके उनकी बेइज़्ज़ती हो, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि देश की इज़्ज़त को ध्यान रखते हुए सब आगे कदम बढ़ाने चाहिए, और जिस तरह से अमेरिका भारत के संग ट्रीट कर रहा है, डे बाय डे, वो ठीक नहीं है भाई जी। बिल्कुल। हाँ, मैं क्या थैंक मेरे ख़्याल से हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत होगा। इन चीज़ों का एक बाकायदा ठोस आकलन होना चाहिए कि इज़राइल से संबंधों से हमें क्या मिला, हमने क्या खोया, अमेरिका के मौजूदा नेतृत्व के साथ संबंधों से हमें क्या मिला, हमने क्या खोया और उसके बाद ही इन बातों के ऊपर चर्चा अभी होनी 3 चाहिए। नाविक मारे गए भाई जी, जी, 3 नाविक हाँ, मारे गए। जी। उनका क्या मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि सब 16 संस्कार होते हैं भाई जी।
अंतिम संस्कार सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सारे संस्कार समाज और देश की ज़िम्मेदारी है उनको धर्म की ज़िम्मेदारी उनको हुँ, करवाना। हुँ, अबे जी, जो नाविक मरे हैं, हुँ, उन नाविकों को सही रिस्पेक्टफुल डेथ और उसका रीज़न मिलना चाहिए। बिल्कुल। वो चोर नहीं थे। हुँ, जिनको अमेरिका ने निहत्थे मारा, उनके पास बंदूकें भी नहीं थी। हुँ, मुझे लगता है ये सारे सवालों के जवाब हुँ, आप बार-बार अभी एक साहब इन सवालों के जवाब ज़रूरत है। देश चाह रहा बिल्कुल, है इन सवालों के जवाब। बिल्कुल। आखिर कब तक मरते रहेंगे? भारतीय के मरने के लिए ही है। आपने काफ़ी सारे भारतीयों को इज़राइल भेजा है लड़ने के लिए। हुँ, कॉन्ट्रैक्ट में, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कितने भारतीय उस इज़राइल की लड़ाई में मरे हैं, इन्वॉल्व्ड हैं और क्यों हम लड़ रहे हैं किसी के लिए यार? हुँ, क्या पैसों के लिए? इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गई है जो अपने नागरिकों को पैसों के लिए दूसरी कंट्री में हम सिक्योरिटी गार्ड का काम तो करते ही थे। हुँ। अब हम क्या अपने लोगों को दूसरे देशों के लिए लड़ने और मरने के लिए भी भेज रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब बहुत किस ही तरह की अफ़सोसनाक है। हुँ, हम आईटी के राजा से होके सिक्योरिटी गार्ड के राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह का प्रोग्रेस है ये? ठीक बात। बहुत-बहुत धन्यवाद विशाल जी। बहुत बेबाक और गहन विश्लेषण आपने किया। हम लोग जल्दी ही मेरे ख़्याल से 1-2 दिन में ही हम लोग दोबारा मिलेंगे। जी, मैं नहीं चाहता कि नई परख के दर्शक और आपके बीच में चर्चा का कोई कोई अंतराल लंबा हो। नहीं जल्दी अभय जी फिर मेरा एक सवाल था। एक तो जी, आप लोग अगर अच्छा लगता है दर्शकों को तो सवाल पूछें जी, कमेंट सेक्शन में जी। और उसको शेयर करें लोगों से, जिससे हुँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँच पाए। जी, जी। और सवाल ज़रूर पूछें हमसे तो हम उसके सब आंसर करने की कोशिश करेंगे। अवश्य, अवश्य, अवश्य। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।